नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नेशनल टेलीविजन चैनल। मैं हूं आप सबका मेजबान सईद इरफान फाजिल। इस्तकबाल करता हूं प्रोग्राम फन और फनकार में। बहुत बहुत शुक्रिया भरपूर प्यार देने के लिए। लगातार आप इस प्रोग्राम को पसंद फरमा रहे हैं, फीडबैक भी मिल रहा है और लगातार हमारी भी कोशिश है पूरे टीम की कि इस प्रोग्राम के जरिए हम डिफरेंट आर्टिस्ट को इनवाइट करें और उसके बाद जी हाँ खूबसूरत टैलेंट के साथ साथ दुनिया भर तक वो टैलेंट को भी पहुंचाया जाए। नो डाउट अबाउट इट कि वी हैव अ फैंटास्टिक टैलेंट टुडे। कश्मीर की अगर बात करें तो चाहे वो मंजे हुए आर्टिस्ट हो, लिविंग लेजेंड्स हो या अपकमिंग यूथ जो आजकल काफी डिफरेंट इनोवेशंस कर रहा है, काफी नए मॉड्यूलेशन पावर के साथ जो है एंटरटेनमेंट की दुनिया को, ग्लैमर की दुनिया को इन द फील्ड ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साथ साथ काफी आगे बढ़ रहा है। देखा जाए तो कश्मीर के साथ साथ अब जबकि फिल्मों का सफर दोबारा से शुरू हुआ है, क्योंकि 70 की दहाई से लेकर वादी कश्मीर में फिल्मों का कनेक्शन बखूबी देखने को मिल रहा है। जबकि आज की भी अगर हम बात करें तो वही खूबसूरत लोकाल्स, वही खूबसूरत जी हाँ कहानियां और साथ ही साथ वो शूटिंग्स। देखा जाए आजकल के यूथ के साथ साथ ये सारी चीजें अब दोबारा से जुड़ने को मिल रही है, क्योंकि वजह यह है कि आजकल का यूथ जो है वो काफी इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ रहा है और अपने काम को आगे बढ़ा रहा है। इस बीच अगर बात करें कश्मीर के टैलेंट को लेकर, कश्मीर में चाहे लड़का हो या लड़की शाना बशाना काम कर रही है। और आज जिस दोस्त को मैंने दावत दी है वो भी बखूबी कई सालों से अपने फन का मुजाहिरा कर रहे हैं। यानी देखा जाए तो बॉलीवुड का सफर और साथ ही साथ वो खूबसूरत सफर जिसमें बॉलीवुड के कई मंजे आर्टिस्ट, जी हां, उनके साथ हमेशा उनका उठना बैठना है। देखा जाए तो एक ऐसा सिलसिला जुड़ा कि मालूम नहीं था कि सफर इतना आगे बढ़ेगा। कास्टिंग की दुनिया के साथ इतना नाम कमा लिया कि शाहरुख, सलमान, जितने बड़े बड़े जी हां फिल्म सेलिब्रिटीज है उनके साथ उनका उठना बैठना और उसके बीच वादी कश्मीर में कास्टिंग डायरेक्टर के साथ साथ कई लोगों को कास्ट किया और फिल्मों के सफर के साथ जोड़ा। मेरे आज के मेहमान हैं वादी कश्मीर के सुपर टैलेंटेड कास्टिंग डायरेक्टर, यंग हार्टथ्रॉब, जी हां, एसके सैम उमर यूसुफ। आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच इरफान भाई। नाज़रीन, उमर यूसुफ के साथ आज हम बात करेंगे जिनका खास तौर पे जी हाँ लक़ब जो है वो एसके सैम के साथ है। एसके सैम जो है इनका जुड़ा हुआ नाम है बॉलीवुड के साथ, कास्टिंग के साथ, तो लोग इन्हें इस नाम से ज्यादा जानते हैं, बशर्ते इनका असली नाम जो है उमर यूसुफ है। तो एसके सैम आज फन और फनकार में आप जुड़े हैं मेरे साथ और काफी टाइम से मैं देख रहा हूं कि आपकी कास्टिंग डायरेक्शंस के साथ साथ कई सारे सेलिब्रिटीज का उठना बैठना। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या बचपन से ही जब आप स्कूल में थे ये सारी चीजें जहन में थी? क्या पेरेंट्स की चाहत थी कि आप बॉलीवुड के साथ जुड़े? मगर देखा जाए तो कश्मीर के माहौल को लेकर इंजीनियर, डॉक्टर, एक नोबल प्रोफेशन के साथ बच्चा जुड़े तो पेरेंट्स की शाबाशी होती है। देखिए, बचपन से तो मैं ये नहीं कह सकता कि शौक था, क्योंकि इस फील्ड से मैं कोसों दूर था। जिस स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई वो एक इस्लामिक स्कूल था, मुस्लिम पब्लिक हाई स्कूल, और उसके बाद मेरी हायर सेकेंडरी एसपी हायर सेकेंडरी, फिर मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो अमर सिंह कॉलेज से की है। लेकिन इस दौरान जब 10th करने के बाद मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त था, उनके थ्रू मैंने एक डांस ग्रुप में मतलब उनका ज्वाइन किया था। सोचा था शायद डांस कर लूँगा, अच्छा, पर मेरे से कभी हो नहीं पाया। फिर इसी को आगे चलते हुए मैं उस ग्रुप को फिर मैनेज करने लगा और फिर उस दौरान मेरा एक काफ़ी अच्छा दोस्त था जो आप ही के फील्ड से जुड़ा है। तो उनके भाई का कोई फ्रेंड था। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि कहाँ से एक्चुअली शुरुआत हुई। तो उनका उन दिनों एक सीरियल आया करता था, लाइफ ओके चैनल, आपको पता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक सीरियल था अंतरा नाम करके। ओके। तो उनको पहले कुछ एपिसोड्स यहाँ शूट करने थे और तब तक हमारा ग्रुप था KORS नाम से, जो एक डांस ग्रुप तो था ही, लेकिन उसमें काफी आर्टिस्ट लोग भी थे जी। तो उनके साइड से एक ऑफर आया कि हमें जूनियर आर्टिस्ट वगैरह चाहिए और फीचर आर्टिस्ट में चाहिए। तो हम लोगों को कुछ आइडिया था भी नहीं कि एक्चुअली ये है तो है क्या। तो मेरे साथ मेरा दोस्त था एंड हमने उनके साथ मीटिंग की, बात की। बहुत यंग थे, बहुत छोटे थे हम तब। उनके साथ बात करते करते जब उन्होंने कहा कि ऐसा करना, तो हमें बड़ा आसान लगा कि ये तो हो जाएगा, क्योंकि अपने पास बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो उनका ऑडिशन कराया। ऑडिशन में कुछ लोग फीचर कास्ट के लिए हुए और कुछ हमें जूनियर्स के लिए चाहिए थे। वो शूट हमारा अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन चला और वो अभी चल ही रहा था। तो एक मशहूर सीरियल है, एक बालिका वधू नाम करके, जी जी, उसका एक कश्मीरी स्पेशल आ रहा था कश्मीर। तो उन्होंने भी हमें अप्रोच किया, शायद उन आपस में उन प्रोडक्शंस का कनेक्शन था, कोऑर्डिनेशन था कुछ। तो उन्होंने भी हमें ही अप्रोच किया। वो कुछ ज़्यादा दिन नहीं था, 2-3 दिन का ही था। तो वहाँ से एक्चुअल स्टार्ट हुई कि हमने सोचा कि हाँ आर्टिस्ट है अपने पास, क्योंकि जिनके पास थे नहीं, जिनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, जिनको पता नहीं था कौन सा आर्टिस्ट कैसा है, उनके लिए मुश्किल था, पर हमारे लिए वो बहुत ही आसान था।
तो वहां से एक्चुअल शुरुआत हुई। तो सैम, जानना चाहूंगा कि तकरीबन कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? मैं आपको बात बता रहा हूँ 2013 की बात, वो भी फेब की। 10 साल पहले? हाँ, 10 साल, एग्जैक्ट 10 साल पहले फेब में ही ये हुआ था। फिर आपको पता है कि कश्मीर के हालात कैसे रहे, क्या रहे, तो फिर कोशिश करते रहे कि शायद ऐसा होगा, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस चीज़ को प्रोफेशन बनाएंगे। मैं अपनी बात बताऊं तो 2015 में मैंने इस प्रोफेशन को गुड बाय बोल दिया था कि मैं इस प्रोफेशन के साथ था ही नहीं। फिर अपना काम था, कश्मीरी अंकल कश्मीर आर्ट के साथ करते हैं, उनके साथ मैं काम कर रहा था। और फिर हमारा एयरपोर्ट में काम किया मैंने, एविएशंस में। 2017 में एंडिंग में वापस आया मेरे एक फ्रेंड के थ्रू। उन्होंने कहा कि एक इवेंट करना, एक इवेंट कर लेते, मेरी हेल्प करो। और क्योंकि ये कीड़ा कभी जाता नहीं है, राइट, क्योंकि हमने इवेंट्स भी कुछ किए थे, क्योंकि हमारा काम था टैलेंट को रखना। एक कास्टिंग डायरेक्टर हो या एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, इनके पास टैलेंट का भरपूर कॉन्टैक्ट होता है। तो मुझे पता था कैसे कहाँ पे यूज़ करना है, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया बिना घर वालों को बोले, क्योंकि मैं तब जॉब कर रहा था। 2 दिन मैंने उनके साथ काम किया। 5 बजे मेरा ऑफ होता था और 5 बजे के बाद मैं उसके पास जाता था कि ऐसे बनाता था कि ये करेंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है। 2 दिन जब ऐसे करता रहा तो तीसरे दिन मैंने अपने सुपरवाइजर को फ़ोन किया, सॉरी सर मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं आपको मेल कर रहा हूँ, मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। और मैंने बिना सोचे समझे, कुछ आइडिया नहीं था कि क्या होगा। फिर हमने वो इवेंट किया, अमनी हिदारा नाम से वो इवेंट था, मेरे एक फ्रेंड का ही था, मैं उसमें चीफ ऑर्गेनाइजर था। तो वो इवेंट करने के बाद यहाँ की एक लाइन प्रोडक्शन टीम है जो हमारे उस्ताद रहे हैं, खावर भाई, तो उन्होंने मुझे वापस कॉल किया कि बोला कि नहीं, आप वापस आए हो फील्ड में, तो अब हमारे अपने बच्चे हो तो आप वापस आ जाओ। फिर इस कास्टिंग में मैं वापस आ गया। वहाँ से कुछ महीने बाद लगा कि नहीं, अभी इसी को प्रोफेशन बनाते, इसी में पूरा घुस जाते हैं। फिर कुछ ऐसे शूट्स आए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाहवाही हुई मेरी, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मेरे बॉस ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि कास्टिंग का काम होता है डायरेक्शन टीम के साथ, एडीज के साथ। तो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसे ना, मतलब बहुत सराहा कि आप काम अच्छा करते हो। कुछ लोगों ने बोला आप मुंबई आ जाओ। मुकेश अपरा कास्टिंग कंपनी के साथ जो उनके असिस्टेंट्स थे, उन्होंने काफ़ी सराहा, बोला कि आप मुंबई आ जाओ, वहाँ काम करो। तो फिर लगा कि नहीं, शायद कुछ ना कुछ तो है कि हम शायद कुछ अच्छा कर रहे हैं। फिर उस टाइम में से मैंने सोचा कि नहीं, अभी इसी चीज को अपना पीछे पलट के नहीं देखना। अच्छा सैम, एक चीज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट जानना चाहूंगा आपसे कि एक साइड से आपकी पढ़ाई लिखाई, वहां से आप एविएशन में, फिर आपने नौकरी छोड़ी और आप दोबारा से इस फील्ड में आ गए। नो डाउट इट्स अ कीड़ा कह सकते हैं, जो एक बार घुस गया तो घुस गया। तो जानना ये चाहूंगा कि हाउ पर्सनली यू बिलीव दैट जिस तरीके से आप कास्ट कर रहे थे, बॉम्बे फिल्म जो है या बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री जो है, जब कश्मीर अप्रोच कर रही थी, आपको लग रहा था कि वो दौर दोबारा से शुरू हुआ है जो पहले यहां हुआ करता था, कि अब यहां पे कदर कीमत आर्टिस्ट की होने लगी है? जैसे एक ब्रेक चला, काफी लंबा अरसे का ब्रेक चला, जिसमें आपने देखा कि फिल्म्स बंद हो गई या सिनेमा हॉल्स बंद हो गए या कोई ऐसी चीज नहीं है, शूटिंग्स नहीं हो रही है, तो उसके बाद ये दोबारा से कमबैक, अब आपको लगा कि नहीं, अब दोबारा से वो वो खूबसूरत सी जो चीजें हैं वो दिखने लगी हैं? डेफिनेटली, क्योंकि जब हम बाहर के लोगों के साथ मिलते थे, बाहर की जब टीम्स आती थी, तो वो क्योंकि हमें कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था कि क्या क्या हो रहा था यहाँ पे। मतलब 90 से पहले कितना कुछ हुआ है यहाँ पे। अब्बू से पता चल, मेरे अब्बू बोलते थे कि अरे फलानी मूवी थी, मेरे अब्बू बड़ा मूवी देखते थे, क्योंकि तब यहाँ पे थिएटर वगैरह भी था, तो वो मुझे बताते थे कि ये वाला शूट यहाँ पे हुआ है, वो वाला शूट वहाँ पे हुआ है। तो लेकिन हमें पर्सनली कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट पता भी नहीं था कि क्या क्या हुआ है क्या नहीं। लेकिन जब बाहर के प्रोडक्शन की टीम यहाँ पे आती थी, वो हमें बोलती थी आपको पता है फलानी शूट यहाँ पे हुआ है, उस टाइम पे ये थे, फलानी लेजेंडरी आर्टिस्ट यहाँ पे हुआ करता था ये। और फिर वो हमें बोलते थे कि आप यकीन मानो कि कश्मीर में अगर ऐसा ही चलता रहा कि शूट्स आते रहे, वो दिन दूर नहीं जब, क्योंकि 70s और 80s की बात करें तो मैक्सिमम शूट्स कश्मीर में हुआ करते थे। तो फिर 90s में क्या हुआ कि जो शूट्स कश्मीर आते थे वो फॉरेन चले गए। और फिर बाहर की प्रोडक्शंस ने यही बोला कि बाहर जब हम जाते हैं उनका खर्चा होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और यहाँ वहाँ सेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें मुंबई में सेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं। यहाँ तो मतलब नेचुरल ब्यूटी है, तो यहाँ के लोग बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, यहाँ टैलेंट बहुत अच्छा है, यहाँ की वादियाँ बहुत खूबसूरत है, और गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट मिलता था उनको। तो तब से समझ आ गया था कि नहीं, ये दौर शुरू होगा। शायद वही एक रीज़न था जब 19 में कोविड हुआ, जब कोविड हुआ, कोविड के टाइम पे यहाँ आपको पता है हालात कैसे हुए, और कोविड से पहले भी यहाँ कुछ हालात ऐसे रहे, हम सबको पता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी 2020 में मैंने
वो एक डिसीजन लिया था लाइफ का, एक बहुत बड़ा डिसीजन कि हाँ प्रोफेशन तो अब मेरा यही है, लेकिन इस काम को मैं अलग से करूँगा। और मैंने अपनी कंपनी खोली कास्टिंग कश्मीर के नाम से। जबकि कोई शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जो उस दौर में सोचेगा कि मैं जॉब छोड़ के एक अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगा। लेकिन शायद वो लोगों का प्यार था, घर वालों की दुआ थी और मेरे दोस्तों का सपोर्ट था कि जिन्होंने कहा कि नहीं, आपका जो आइडिया है, जो आपकी आइडिएशंस है वो डिफरेंट है। मैं आपको बताऊं, जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं तो हमारे लिमिट्स होते हैं कुछ, और मेरी जो आइडिएशन थी वो कुछ डिफरेंट थी। मैं ये नहीं कहूँगा किसी ने मुझे उन आइडिएशंस के लिए रोका, लेकिन होता है जब आप किसी कंपनी में होते हो, आप होते हो एक लिमिटेड चीज़ पे। जब मैंने कास्टिंग कश्मीर का यही एक मेन मुद्दा और मकसद था कि जब मैं कास्टिंग कश्मीर खोलूंगा, जो मेरी अपनी आइडिएशंस है कास्टिंग को लेके, टैलेंट को लेके, उसको मैं धीरे धीरे करके एग्जीक्यूट करना स्टार्ट। बहुत बढ़िया, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है और साथ साथ काम भी आप आगे बढ़ा रहे हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द बैक एंड सपोर्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं ना कि गवर्नमेंट का खास तौर पे, जिसमें हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट है, स्पॉन्सर्स है, टेक्निकल सपोर्ट है, या कह सकते हैं कि कागजी मामलात हैं। तो सैम को क्या लगा, क्योंकि सैम तो अपनी कंपनी खड़ी कर रहे थे, कास्टिंग भी कर रहे थे, गवर्नमेंट के एंड तक जब आप पहुंच रहे थे, आर दे मतलब रियली टू सपोर्ट यू और स्पेशली अदर गाइज एज वेल? बिकॉज आपको लगा कि जिस तरीके से कल्चर, आर्ट एंड लैंग्वेजेस का इदारा यहाँ है, या म्यूजिक एंड फाइनेंस है, या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं जो खासतौर पे इन सारी चीजों के साथ रिलेटेड एंड रेलिवेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, आर दे सपोर्टिंग स्पेशली सच काइंड ऑफ यूथ, स्पेशली लाइक यू? सी ये सिक्का दोनों पहलुओं का है। मैं आपको बताऊं कि अगर हमारा कोई आइडिया है, मतलब आर्टिस्ट को लेके, अपने टैलेंट को लेके, कोई भी आइडिया आपके पास है, अगर ये आइडिया सिर्फ यहाँ तक है तो आपकी हेल्प कोई नहीं करेगा। ये जब पेपर्स में आएगा, आप लोगों से मिलोगे, आप एक पेपर पे उतारोगे अपना आइडिया, और लोगों से मिलोगे और उनको बताओगे कि आपका ये आइडिया है। क्योंकि आप जब स्टोरी सुनाते हो ना, जब हम हमारी फील्ड में भी यही काम है कि जब हम स्टोरी नरेट करते हैं, स्टोरी बहुत अच्छी लगती है, फिर बताइए सर, बताइए जरा राइटिंग कैसा है, स्क्रिप्ट दिखाइए कि डायलॉग्स कैसे हैं, उन सब चीज़ों में, क्योंकि वो डिटेलिंग में होता है। तो कोई भी आइडिया जब आप पेपर पे रखते हो और सामने प्रेजेंट करते हो, तब आपको 50% ये होता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा। मैं अपनी बात करूं, मैंने रिसेंटली अभी फेब के महीने में ही 8 फेब को मैंने एक इवेंट किया था जो कि आर्टिस्ट फैकल्टी के लिए ही था। उसमें ड्रामा था, म्यूजिक था, डांस था, जो पुराने आर्टिस्ट और नए आर्टिस्ट दोनों को मिला के मैंने किया था, जिसका नाम ही मैंने जश्न कश्मीर रखा था। तब जब मेरा ये आइडिया आया था कि मैं ये इवेंट करूंगा आर्टिस्ट फैकल्टी के लिए, तो क्या मुझे सपोर्ट मिलेगा? और मैं कुछ लोगों के पास गया अभी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, काफी जगह सपोर्ट मिला भी नहीं, और काफी जगह मेरे को मेरे अपने लोगों ने सपोर्ट दिया, मेरे आर्टिस्ट फैकल्टी। मैं हमेशा हर एक इंटरव्यू में एक ही बात बोलता हूँ, अगर मैं आज इस मकाम पे हूँ, एक ही रीजन है, वो है जो कश्मीर के आर्टिस्ट लोग हैं, उन्होंने हमेशा मेरे को सपोर्ट। यानी ये हम कह सकते हैं कि काम करना है तो खुद करना है और डिपेंडेंट नहीं रहना। डिपेंडेंट नहीं। नाज़रीन इकराम, जहां तक प्रोग्राम का ताल्लुक है, मेरे आज के मेहमान हैं एसके सैम, कास्टिंग डायरेक्टर। जब कास्टिंग डायरेक्टर की बात चली है, हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स है कुछ सेलिब्रिटीज के साथ, खासतौर पे सैम का जो काम रहा है, हमारे पास वो पिक्चर्स है। उसमें हमने देखा है कि किस तरीके से ये ऑलवेज बिजी रहते थे बड़े स्टार्स के साथ, और सोचा कि वो शेयर हम आपके साथ भी करें। आइए वो मोन्टाज देख लेते हैं, उसके बाद सफर को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। कुछ पिक्चर्स हमारे पास थी तो हमने सोचा कि वो शेयर करें, और जहां तक इनके काम का ताल्लुक है, कई सारी वेब सीरीज, कई सारे प्रोडक्शंस, कई सारी फिल्म्स, इनफैक्ट देखा जाए तो कई कमर्शियल एक्टिविटीज जो है इन्होंने उसमें एज अ कास्टिंग डायरेक्टर का काम किया है। तो थोड़ी सी झलक, सफर को आगे बढ़ाते हैं। सैम, अब ये बताओ, तकरीबन 10 साल से आप काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हैं, फिलहाल आपको क्या लग रहा है, कितना लेवल अब कश्मीर के
फिल्म सेलिब्रिटीज का बॉलीवुड में बन चुका है, खासतौर पे यंग आर्टिस्ट को लेकर, क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो जीरो से हीरो तक नजर रखता है, सारी चीजें मॉनिटर करता है। कहां लेवल पहुंच चुका है? देखा जाए कई सारे आर्टिस्ट बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री गए, काम किया, वापस लौट के आए बहुत जल्दी। कई सारे हैं जो अभी भी टिके हुए हैं, जिसमें मीर सरवर का मैं नाम लेना चाहूंगा, बड़ा उम्दा काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा आपकी नजर में एज अ कास्टिंग डायरेक्टर कहां है वो लेवल? वो लेवल देखा जाए तो बहुत आगे बढ़ चुकी है, हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊं कि आगे आने वाले 1 साल में कुछ मूवीज ऐसे रिलीज होगी। आपने सिर्फ अभी एक नाम लिया मीर सरवर भाई का, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी, बहुत मंजे हुए कलाकार है। लेकिन आगे 1 साल के बाद जब हम आप और मैं मिलेंगे, आप मुझे और आर्टिस्ट लोगों का नाम बताओगे, क्योंकि कुछ ऐसी मूवीज है जो अभी रिलीज नहीं हुई जिसमें कश्मीरी आर्टिस्ट लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। नाम मैं भी अभी रिवील नहीं करूंगा, इंशाल्लाह आप सब नाजरीन खुद देखेंगे। यहाँ का एक आर्टिस्ट है, बहुत छोटा एज, मतलब हम लोग राजबाग एक हब है आर्टिस्ट लोगों का, तो वहां पे एक आर्टिस्ट रहता है हमारा, आई गेस 21 साल का होगा। मैं जिस भी आर्टिस्ट से बात करता हूं कि आपको क्या लगता है ये आर्टिस्ट कैसा है, क्योंकि मुझे पर्सनली वो बहुत पसंद है, वो कहता है कि कश्मीर में जितने भी आर्टिस्ट है सबसे मंजा हुआ यही है। वाह। और उसके बावजूद जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट है वो तो बहुत ही अच्छे ऑलरेडी है ही, क्योंकि जो यहाँ की एक्टिंग है, जो दूरदर्शन की एक्टिंग और बॉलीवुड की एक्टिंग में काफी डिफरेंस है। yes. सो क्योंकि ये फील्ड बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ के जो आर्टिस्ट लोगों ने वो पीछे नहीं रहे, वो भी गए और उन्होंने उसमें वर्कशॉप्स लिए, वो ऑडिशंस के लिए अभी भी आते हैं, अभी भी कोई ऑडिशन कॉल होती है पहले सबसे पहले वो आते हैं और वो पीछे नहीं रह रहे। उन्होंने बहुत सफर किया है, लेकिन अब लगता है कि अल्लाह मियां उसका हमें जजा देने वाला है। बहुत खूबसूरत। सैम, 2 सवाल। पहला सवाल जो मैं जोड़ने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के साथ वो है ये है कि जब कोई आर्टिस्ट खासतौर पे फिल्म क्रू के साथ जुड़ता है, अक्सर बेशतर हम देखते हैं वहां पर मेन कैरेक्टर या लीड रोल नहीं मिलता है कश्मीर के आर्टिस्ट को। सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी अगर हम देखेंगे, जद्दोजहद करने के बाद जिस तरीके से फिल्म पॉलिसी वजूद में आई है, आपको लगता है कि वो काम करेगी? क्योंकि काफी टाइम अब हो गया है फिल्म को पॉलिसी को वजूद में आए हुए, इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पर कितनी है इस वक्त? जी, आपका जो पहला सवाल ये था कि आर्टिस्ट लोग जो सेकेंडरी कास्ट में ज्यादा आते हैं और जूनियर्स में ज्यादा आते हैं, विच इज वेरी ट्रू। अभी कुछ साल पहले जब भी बाहर से हमारी रिक्वायरमेंट आती थी आर्टिस्ट लोगों की, तो हमें जूनियर्स तो होते थे और सेकेंडरी कास्ट जिनका 2 दिन या 3 दिन वाला सीन होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी इतने टाइम बाद ये हो रहा है कि वहां से प्राइमरी कास्ट के लिए आता है। अभी हमारा एक शूट था कास्टिंग कश्मीर, बस आर्टिस्ट लोगों के लिए काम, नॉट ओनली एक्टर्स, हर एक आर्टिस्ट के लिए काम करना चाहता है। और अभी हमारी एक मूवी थी दुनकी मूवी जो शाहरुख खान साहब की होने वाली है, यहाँ कश्मीर से एक आर्टिस्ट गए, वो भी कास्टिंग कश्मीर के थ्रू। अभी मेरा एक प्रोजेक्ट है जो 27th को यहाँ से जॉर्डन के लिए जा रहे हैं, जिसमें वो आर्टिस्ट लोग हैं जो एस्टैब्लिश्ड नहीं है अभी अच्छी तरीके से। वो कश्मीरी आर्टिस्ट और यूथ, वो बिलो 40 एज कैटेगरी के हैं। वो 20 to 40 एज कैटेगरी के कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो जॉर्डन के लिए जा रहे हैं शूट के लिए। सो अगर प्राइमरी कास्ट की बोले तो बहुत सारे लोग अभी प्राइमरी कास्ट में जाते हैं जो डिजर्व करते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पहले सिर्फ सेकेंडरी आर्टिस्ट लोगों के लिए आती थी, लेकिन अभी प्राइमरी कास्ट के लिए भी आते हैं। फिल्म पॉलिसी के बारे में क्या कहना है? फिल्म पॉलिसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि कुछ ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि फिल्म पॉलिसी बोलने को तो आई है, लेकिन जो ऑनलाइन पोर्टल्स है वो काम नहीं कर रहे। कभी कभार हमें पहले जब फिल्म पॉलिसी नहीं थी, वन विंडो काम नहीं था, तब मुझे लगता है हमारे लिए ज्यादा आसान था, क्योंकि तब हम जाते थे अपना डायरेक्टर टूरिज्म के पास या टूरिज्म से कोई परमिशन लाते थे, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता था। आज जब हमें बोलता है फॉर्मेलिटीज है, मतलब अभी हम जब वन विंडो पे जाते हैं हमें नहीं मिलता। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, हमारा एक शूट था जिसमें हम लोगों को आई गेस 9-10 दिन थे कुछ शूट करने में, 9-10 दिन बचे हुए थे, और हमने एक अपना ऑनलाइन पे ये डाल दिया परमिशन के लिए। हमने शूट खत्म भी किया, 3 दिन का शूट था, सॉन्ग शूट था, शूट खत्म भी किया, उसके बाद हमारी परमिशन आती है। आप बताइए कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नहीं है, अगर ये एक्चुअली में अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाए, हम आर्टिस्ट लोगों के लिए बाहर की एक्टिव रहने की जरूरत है।
तो बहुत ज्यादा फायदा है। जब ये पॉलिसी आई थी हम बड़े खुश हो गए थे। सैम, जानना चाहूंगा कि वर्कशॉप्स को लेकर, थिएटर वर्कशॉप्स है या फॉर एग्जांपल कास्टिंग वर्कशॉप्स है, एक्टिंग वर्कशॉप्स है, जो कि हम अक्सर बेशतर दिल्ली, मुंबई या पंजाब में देखते हैं, बड़े स्कूल्स है वहां पे। कश्मीर में अगर देखा जाए तो कितना काम इस पे हो रहा है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे एनएसडी से जो निकलता है तो एक क्रीम आर्टिस्ट निकलता है। पुणे फिल्म अगर की मैं बात करूं एफटीटीआई की, वहां से ट्रेंड होके निकलता है तो वो एक टेक्निकली या फिर साउंड रहता है इन चीजों को लेकर। कश्मीर में इस तरह के इंस्टीट्यूट्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। नो डाउट वी हैव एएमएमआरसी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की मैं बात करूं, जहां मैस कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है या बाकी चीजें। हाउ पर्सनली यू बिलीव कि दिस रियली दीज थिंग्स रियली मैटर्स, ये एक स्टैंडर्ड बनाता है एक्टर का? एक्चुअली ऐसा है कि एनएसडी यहाँ पे भी है और लोगों को पता नहीं है, और शायद उनका भी ये लैकिंग है कि लोगों तक वो अपनी आवाज नहीं पहुंचा पा रहे कि हम है यहाँ। अभी कुछ दिनों बाद ही टाइगर हॉल में एनएसडीसी के 15 दिन बुक्ड है, वो काम करने वाले हैं इसमें। हमारे कुछ लोग ऐसे हैं जो थिएटर वर्क में बड़ा काम करते हैं। हम कश्मीरियों में मैंने देखा, मैं खुद एक कश्मीरी हूँ, बेसब्री है कि हर एक चीज बहुत जल्दी हो जाए, लेकिन वो नहीं, हर एक चीज बहुत जल्दी नहीं होती। आपको अपना टाइम देना है। अगर मैं एक एक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे ट्रेनिंग की जरूरत है। उस ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना है। करेक्ट। और अगर मैं अभी आर्टिस्ट हूं और मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाता हूं, मुझे फॉलो अप करना है। करेक्ट, वेरी ट्रू। हम क्या करते हैं कि एक बार फोन किया, सर ऐसा है वैसा है, मैं ऐसा करता हूँ, प्रोफाइल आ गया। हम लोगों को भी फॉलो अप चाहिए। एग्जैक्टली। अगर हमें भी बाहर से फॉलो अप नहीं मिलेगा ना, हम भी सही से काम नहीं कर पाए। ये जो पूरा फील्ड है ये फॉलो अप पे है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, आपको एक्टिंग सीखनी है, आप फॉलो अप करो कि कहाँ से लोग ये वर्कशॉप। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के इंस्टीट्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ खड़े हो जाए? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैंने एक प्रपोजल भी रेडी किया था कि मैं खुद एक वर्कशॉप करने वाला था, क्योंकि लोग हैं जुड़े मेरे साथ। लोगों का एक ट्रस्ट है मेरे पे कि नहीं ये काम करते हैं। लेकिन वक्त की कमी आप समझिए, या ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे खतरनाक प्रोजेक्ट्स, या ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं है, सच बताना। नहीं, इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। अगर मेरा इंटरेस्ट, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इस तरह के इंस्टीट्यूट यहाँ खड़े हो? देखिए, अभी तक मैंने गवर्नमेंट को अप्रोच तो किया नहीं, तो मैं उनका इंटरेस्ट हाँ है कि ना है। यू बिलीव दैट कि देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स जो डिफंक्ट है, जो कई सालों से वहां बोर्ड लगा हुआ है और लोग नहीं जा रहे? शायद रीजंस दो है। पहला कि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सबसे पहला तो वही होगा। अच्छा, ये चीज भी आप मानते हो कि A++ जो आर्टिस्ट है बस उसकी एंट्री है, नए आर्टिस्ट को पूछा नहीं जाता है? अगर यहाँ पे कुछ कश्मीर में जो कुछ लोग काम करते हैं, जैसे मैं काम करता हूँ, वैसे भी कुछ लोग काम, सिंगर है, एक्टर है, कोई है, तो भाई ये पुराना इसी को ले लो यार, फॉरेन में शो करना इसी को ले लो, नए को मत। अगर आप हमारी कास्टिंग कंपनीज के बारे में बोलते, जो मैं चलाता हूँ और भी मेरे कुछ साथी चलाते हैं, मैं आपको यकीन से बता सकता हूं, दावा करके, कि वहां ऐसा कुछ नहीं होता। उसके हजारों रीजन है। उसका सबसे बड़ा ये रीजन है कि हमारा जो ऑप्शंस जाते हैं, जो आर्टिस्ट जाते हैं, वो डायरेक्ट डायरेक्टर के पास जाते हैं। जब तक डायरेक्टर अप्रूव नहीं, उसके सामने ये नहीं चलता कि सर ये मेरा अपना बंदा है, सर ये नहीं, वहां पे ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। और हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तभी शायद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमने बेईमानी की होती तो शायद हम भी, देखिए, लोगों का एक आर्टिस्ट कमी, जो आर्टिस्ट फैकल्टी है, उनका एक भरोसा है हम पे कि नहीं, अगर हम ऑडिशन देंगे शायद हम हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये नहीं करने वाले। अच्छा, ये आप मानते हैं कि अब सोच जो है थोड़ी सी बदल चुकी है? फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स में थोड़ा सा अगर देखिए, गार्डियंस में पहले अरे नहीं ये दरबदरी का फील्ड है, वहां नहीं जाना है। अब हाउ पर्सनली व्यू देयर इज डिफरेंट ट्यून? नहीं, ट्रू, बहुत सही है बात। ये मेरे साथ मतलब काइंड ऑफ हो चुका है। जब मैं इस फील्ड में आया था, मेरी जो अम्मी थी वो चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे जो अबू है वो कहते हैं कि मैं चाहता था कि आप अच्छा खासा बिजनेस करो, जिसमें मैं उतरा भी था कुछ टाइम के लिए। आई फेल्ड। तो तब ऐसा था कि जब मैं इस फील्ड को चुना, तो मेरे अम्मी अबू ने बोला, यार हम, क्योंकि मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, तो उन्होंने बोला कि आप ये कर सकते थे। उसके बाद अम्मी अबू को तो छोड़िए, फैमिली को छोड़िए, उन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया। रिलेटिव्स और तुम्हारे जो आसपास जो लोग होते हैं, नेबरहुड वगैरह, कि क्या कर रहा है, दर बदर, वो ऐसा वैसा कमेंट्स आते थे। लोग बोलते थे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे घर पे कोई आता था या कोई नेबरहुड आता था कि यार आपका बेटा ऐसा करता है, ये सही बात नहीं है। ट्रोलिंग और साथ ही साथ अगर देखा जाए ना, ये तंज आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा सक्सेस है आर्टिस्ट के लिए? डेफिनेटली। अगर ये सब चीजें हमें नहीं मिलती, शायद हमें वो बूस्ट नहीं मिलता कि नहीं, हमें इनको कुछ करके दिखाना है। हमारा फोकस था कि हम ये काम करें। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे से कितने नौजवान हैं जो कास्टिंग में है, एक्टर्स है। जब भी मैं उनसे बात करता हूँ
तो ऐसी बात होती है कि देखिए जब हम फील्ड में आए तो हमारे साथ ऐसा हुआ। अभी भी मैं आपको बताऊं कि अभी भी जब हम पोस्ट अपलोड करते हैं या किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी पोर्टल में हमारी न्यूज़ आती है, हमारे काम के बारे में बात की जाती है, नीचे आपको कुछ ना कुछ कमेंट्स ऐसे मिलेंगे जो क्रिटिसिज्म होते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और साथ ही साथ नया काम, वेब सीरीज का जमाना है। अब IMD जो है आपको पता है बहुत बड़ा विंडो है, उस पर प्रोफाइल्स है, काफी सारी चीजें हैं। आपको लगता है कि इसने काम को बड़ा आसान कर दिया और पॉपुलैरिटी के साथ बहुत जल्द इंसान अपना एक फेम और नेम कमा लेता है? बिल्कुल सही, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि अभी जब हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मेरे अभी लाइनअप अगर 5 प्रोजेक्ट्स है, 5 में से 3 OTT प्लेटफॉर्म के हैं, नेटफ्लिक्स के हैं। तो उससे भी काफी ज्यादा, और जो आपने IMDb की बात की उसके थ्रू काफी ज्यादा लोगों को पता चला है, बाहर के लोगों को, कि कौन आर्टिस्ट कितना एस्टैब्लिश्ड है। एग्जैक्टली। सो व्हाट अबाउट योर न्यू प्रोजेक्ट्स? बहुत मुख्तसर सा वक्त है। प्रोजेक्ट्स है मेरे कुछ आने वाले, अनटाइटल्ड है कुछ, क्योंकि हमारा जब ये होता है तो NDA हम साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर। तो हाँ, कश्मीर के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली आपने देखा इस महीने में भी कुछ प्रोजेक्ट्स हुए और आगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली इस साल में कश्मीर में सबसे ज्यादा शूट्स होंगे। तो किसी को कांटेक्ट करना हो, किसी को इस फील्ड में आना है, तो सैम व्हाट इज द राइट विंडो? सी, अगर मैं आर्टिस्ट लोगों की बात करूं तो जो हमारे एक्टर्स लोग हैं, तो वो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कास्टिंग में काम करते, काफी जेन्युइन है। आप अपने हिसाब से देखें कि कौन जेन्युइन है। आपको मेरी हेल्प चाहिए, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ SK सैम के नाम से। मेरी कंपनी है कास्टिंग कश्मीर, उस पर भी आप DM कर सकते हो। फेसबुक, ट्विटर, आप हर जगह कहीं पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपके साथ डेफिनेटली कांटेक्ट में आएगी। या कभी भी कुछ होगा तो सैम पोस्ट तो कर ही लेंगे। डेफिनेटली मेरे सारे स्टोरीज रहते हैं, जो हमें अपकमिंग मूवीज के ऑडिशंस वगैरह रहते हैं, वो सारे हमारे पेज पे आते हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो या इंस्टाग्राम पे हो। सैम, मुख्तसर से वक्त में बहुत जल्दी हमने ये इंटरव्यू कर लिया। यू वर सो बिजी इन द मीन टाइम मॉर्निंग व्हेन आई हैव कॉल्ड यू, यू हैव डिफरेंट शेड्यूल, बट स्टिल यू नो वेलकम माय कॉल। उसके बाद भी आप आए, आई फील सो प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन किराम, ये थे मेरे आज के मेहमान SK सैम यानी उमर यूसुफ। और साथ ही साथ देखा जाए तो कास्टिंग डायरेक्टर के साथ देखा जाए कई सालों से कास्टिंग डायरेक्शंस में 10 साल गुजार दिए। फिल्म सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज, इनफैक्ट सलमान खान के साथ काम किया इन्होंने। और देखा जाए तो जो नए नए प्रोजेक्शंस, नई नई प्रोजेक्ट्स को लेकर वादी कश्मीर की कहीं छाप दिखाई देती है तो SK सैम का नाम जुड़ता है। और आज आपने देखा सुना कि किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ करने की जरूरत है। ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन यू हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड। और वो बैकग्राउंड स्कोर जो कि कई सालों से अगर काम कर रहा था, तो अगर वो काम अब नहीं कर रहा है, तो वो इदारे जो बैठे हैं तो उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, नए यूथ को सपोर्ट करना चाहिए, खासतौर पे जबकि कश्मीर में अनगिनत टैलेंट है जो कि आजकल OTT बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा है और ये नहीं देख रहा है कि उसे वेट करना है या उसे इंतजार। एक वक्त जमाना था कि जब इश्तिहारात छपते थे और उसके बाद एक ही विंडो होती थी और सोचते थे कि चलो काम करें। आज अगर आपको गवर्नमेंट के एंड से काम नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट इतना काम है क्योंकि चैनल्स का, OTT प्लेटफॉर्म्स का, कई सारी चीजों का, वेब सीरीज का जमाना है जिसमें अब शाना बशाना आज का आर्टिस्ट काम कर रहा है। और हम उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये वादी कश्मीर की इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, जिसमें खास तौर पर जी हाँ बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड का भी कनेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हफ्तावार सीरीज फन और फनकार, हमें उम्मीद है कि आज भी आपने सईद इरफान फाजिल के साथ पसंद की होगी। अगले शुमारे में किसी और मेहमान को दावत दूंगा। प्रोग्राम रहेगा फन और फनकार। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखें और साथ ही साथ जाते जाते मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, ऑनलाइन एडिटर्स कम ग्राफिक आबिद कादिर, रुसाइल मजीद को बने रहिए, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज चैनल, खबर तह तक। खुदा हाफिज।